जय हिंद दोस्तों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को देखा था और उसको कैसे पढ़ना है इनके बारे में चर्चा किया था। आज से हम लोग इंटीग्रेशन यानी कि पहले चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और इस पहले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जो इंटीग्रेशन का डिफिनीशन है वो क्या है और इसमें जो फार्मूले यूज होते हैं वो कौन कौन से फार्मूले हैं, ठीक है। और कुछ बेसिक और चीज़ें हैं इसमें, उनको आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि ये समाकलन है क्या एक्चुअली में। देखिए, जैसे हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में देखे थे कि कुछ फलन दिए गए रहते हैं और उनका हमको अवकलन करना रहता था। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग अवकलन करते थे तो हमको मिलता था 2x, ठीक है ना। यानी कि एक फलन दिया होता था और उसका डिफ्रेंसिएशन करने पर हमको दूसरा फलन मिलता था, होता था ना। ऐसे ही इंटीग्रेशन भी होता है और ये जो इंटीग्रेशन होता है वो एकदम इस डिफ्रेंसिएशन का उल्टा होता है। मतलब जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, उसी तरह से 2x का समाकलन एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर हम लोग इसका परिभाषा लिखना चाहें तो परिभाषा में क्या लिख सकते हैं, समाकलन अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया होती है, ठीक है। ये तो हो गया, ये डिफिनीशन के तौर पर लिख दिए। अगर हमको यही सब चीज़ें मैथमेटिक्स रूप में दिखाना होगा तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, तो ज़रा इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग ये हमारा f(x) फंक्शन है और इसका अगर हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वो स्मॉल f(x) मिलता है, ठीक है ना। तो जब अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे और जब हम इसको ऐसे दिखाएंगे तो ये कुछ ऐसा होगा। तो जब ये कैपिटल f(x) का डिफ्रेंसिएशन स्मॉल f(x) मिल रहा है तो अब हमने अभी बताया ना कि ये जो समाकलन होता है ये अवकलन का उल्टा होता है। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो हमको क्या मिलेगा, यही दिया गया फंक्शन मिल जाएगा। तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, तो उसको ऐसे दिखाएंगे। ये देखिए हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया और जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो हमको क्या मिल जाएगा, तो यही मिल जाएगा कैपिटल f(x). आए बात समझ में। तो ये अवकलन और समाकलन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी कि उल्टे होते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई दिया गया फंक्शन आएगा उसका आप अवकलन करेंगे तो कोई दूसरा फंक्शन मिलेगा, तो समाकलन अगर करना होगा तो इस दूसरे वाले फलन का समाकलन करेंगे तो ये दिया गया पहला वाला फलन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एक दूसरे के एक रेसिप्रोकल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे यही हमारा क्या है, समाकलन है, आया ना। अब यहाँ पे देखिए चार चीज़ें आपको दिख रही होंगी, एक तो ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है और तीसरा ये और चौथा ये चार चीज़ें दिख रही हैं ना। तो ये चारों क्या क्या चीज़ें हैं इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये स्मॉल f(x) का समाकलन किया गया है तो हमको कैपिटल f(x) मिला है। किसके सापेक्ष किया गया है, dx के सापेक्ष किया गया है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली में क्या क्या है, तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है इस तरह से s के जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं समाकलन चिन्ह, समाकलन चिन्ह, ठीक है। अब देखिए जिसका समाकलन करना होता है उसको हम लोग बोलते हैं समाकल्य, ठीक है। और जिसके सापेक्ष करना होता है, जैसे अवकलन जब पढ़ रहे थे तो यहाँ पे देखिए अवकलन में क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि इसका x के सापेक्ष अवकलन किया गया है। तो यानी कि किसी के सापेक्ष अवकलन किया गया है ना, तो यहाँ पे उसको उससे दिखाते हैं। उसी तरह से जब हम लोग समाकलन करते हैं तो ये भी किसी के सापेक्ष किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए dx दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे x है, यानी कि यहाँ पे जब x लिखा हुआ तो इसका मतलब x के सापेक्ष समाकलन किया गया है। अगर यहाँ पे थीटा होता तो थीटा के सापेक्ष समाकलन किया गया होता, यानी कि जो d के साथ में रहेगा उसी के सापेक्ष समाकलन किया गया रहा होता है। तो यहाँ पे x दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे x के सापेक्ष समाकलन किया गया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस x को, इसको हम लोग बोलते हैं समाकलन चर, ठीक है। अब ये तीनों तो हो गई। अब जब हमने इस पर पूरा का पूरा अप्लाई कर दिया समाकलन तो हमको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिला और ये जो रिजल्ट मिलता है इसी को हम लोग बोलते हैं समाकल, ठीक है। ये चार चीजें दिख गई। अच्छा, यहाँ पे सब चीज़ें तो हम लोगों को दिखाई दे रही है लेकिन समाकलन कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जबकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, समाकलन पढ़ रहे हैं। जबकि हमको क्या दिखाई दे रहा है, समाकलन, समाकलन चिन्ह दिखाई दे रहा है, समाकल्य दिखाई दे रहा है, समाकलन चर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे समाकल दिखाई दे रहा है। समाकलन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है ना, उस प्रोसेस को हम लोग समाकलन कहते हैं, समाकलन करना। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे होता है ना, आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते क्या कहते हैं, तो आप कहते हैं हम समाकलन कर रहे हैं, इस फंक्शन का समाकलन करें, यानी कि वो प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं। तो जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग समाकलन बोलते हैं। आया बात समझ में।
तो ये पूरा का पूरा आप परिभाषा आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप गणित में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि एक चीज़ें और आ जाती हैं, यहाँ पे प्लस सी भी आती हैं। आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि ये प्लस सी आती क्यों है। ठीक है ना, जब हम लोग निश्चित समाकलन पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम पूरा का पूरा डिटेल आपको बताएंगे। इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं समाकलन अचर। ठीक ना, तो ये चीज़ें होती हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इस समाकलन में यूज होने वाले कौन कौन से फंडामेंटल फार्मूले हैं। यहाँ पे हम फार्मूले की बात नहीं करें, फंडामेंटल फार्मूले की बात करें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इन्हीं फंडामेंटल फार्मूलों का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं के बेस पर ये पूरा का पूरा आपका जितने भी समाकलन फर्स्ट और समाकलन सेकंड है, ये सब के सब इन्हीं पे डिपेंड हैं। तो बड़े आराम से देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे एक एक करके पूरे के पूरे फार्मूले को लिख रहे हैं। तो देखिए, पहला फार्मूला है x के पावर n dx का। यहाँ पे ध्यान रहे कि ये जो n है ये -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये होता है फार्मूला x के पावर n+1 बटे n+1 और फिर प्लस c। हमने आपको बताया ना कि सब में प्लस सी जुड़ जाएगा। ये क्यों होता है, जब हम लोग निश्चित समाकलन पढ़ेंगे तो हमको बेहतर ढंग से समझ में आएगा, तो वहाँ पर ही हम लोग बढ़िया से चर्चा कर लेंगे। दूसरा है 1/x dx, ये होता है log x बेस e प्लस सी। अगला है a के पावर x dx, तो ये होता है a के पावर x बटे log a आधार e। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप इसको परिवर्तित करना चाहते हैं, मतलब हर में न लिख करके सीधे एक ही में लिखना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a के पावर x, और ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इनके जो बेस और ये सब चीज़ें ना ये बदल जाएंगी, मतलब ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log e बेस a। ठीक ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और फिर प्लस c। चौथा फार्मूला है e के पावर x dx, तो जैसे अवकलन में e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है, उसी तरह से समाकलन में भी e के पावर x का समाकलन e के पावर x ही होता है, फिर प्लस c। चौथा फार्मूला, अगर कोई अचर पद हो, तो देखिए जब कोई अचर पद होता है तो अचर पद बाहर निकल जाता है, और तब आपको केवल बचता है इंटीग्रेशन dx, और केवल इंटीग्रेशन dx का होता है x, हो जाएगा kx और फिर प्लस c इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब पांचवा फार्मूले, ये साइन x का होता है माइनस कॉस x प्लस c। छठा है कॉस x का होता है साइन x प्लस c। अब सातवां है सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर का होता है टेन x। ठीक है, अभी साइन कास अभी टेन ऑन भी आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा जटिल होते हैं, इसलिए हम उसको बाद में लिखवाएंगे, अभी आगे। तो यहाँ तक हो गया, आप लोग ऐसे लिखते रहिएगा, वीडियो पॉज कर करके हम ऐसे आगे बढ़ते रह चलना है। तो ये सातवां था, अब आठवां देखिए। अब अगला आता है कोसेक का, कोसेक स्क्वायर x dx, तो इसका होता है माइनस कॉट x प्लस c। ठीक है, अगला है सेक x टेन x। ठीक है ना, तो सेक x टेन x का होता है सेक x प्लस c। ये उल्टा ही होता है, देखिए सेक का अवकलन क्या होता है सेक x टेन x, तो इसी तरह से सेक x टेन x का समाकलन सेक x हो जाएगा, बस एक दूसरे के उल्टे हैं। 10वां कोसेक x कॉट x। ठीक है, और इसका होता है माइनस कोसेक x प्लस c। 11 नंबर। ग्यारह नंबर है, काश तक हो गया था, अब 10 का बचा है, तो 10x तो इसका होता है माइनस लॉग कॉस x प्लस c, या फिर इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, या इसको सेक में देखिए, यहाँ पे माइनस रहेगा तो कास रहेगा, और अगर यहाँ माइनस नहीं रहेगा तो यहाँ पे कास का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो यहाँ पे सेक हो जाता है। लॉग सेक
एक्स प्लस सी। अब देखिए माइनस क्यों ये हो जाता है, तो माइनस यहाँ से लाग में होता है ना गुड, कि ये जो आगे वाला चीज़ होता है अगर इसको लिखना चाहें तो यहाँ पे जो भी चीज़ें होती है उसके ऊपर में आ जाती हैं। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग कॉस एक्स के पावर -1, और ये जब नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 1 बटे कॉस एक्स और 1 बटे कॉस एक्स, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो वही हुआ है, ठीक है ना। अब अगला है फार्मूला काट का, कॉट एक्स डी एक्स। तो इसका होता है लॉग मॉड में साइन एक्स, ठीक ना, और फिर प्लस सी। अब देखिए अगला 13 नंबर का, सेक एक्स का ये होता है लॉग मॉड में सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है। या इसका दूसरा भी फार्मूला होता है लॉग मॉड में, अच्छा ब्रैकेट में जो भी आप लिखना चाहें, 10x/2 प्लस 5/4, ठीक है, और फिर प्लस सी। और 14 नंबर का फार्मूला है आपका कोसेक एक्स का। कोसेक एक्स का होता है लॉग ब्रैकेट में कोसेक एक्स प्लस काट एक्स, ठीक है। या यहाँ प्लस सी भी होता है, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है। या फिर अगला होता है लॉग 10x/2 प्लस सी, ठीक है। और अगला है 15 नंबर का 1/√में a² - x² dx। तो इसका होता है 1/a साइन इनवर्स x/a, ठीक है। तो ये इसका ये भी होता है साइन में भी और कास में भी होता है। तो साइन में प्लस होता है और कास वाले में माइनस होता है। तो कास इनवर्स x/a, ठीक है। तो इतना जल्दी लिखिए, फिर आगे फार्मूले देखते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ये ए नहीं रहेगा साइन वाले में। तो फटाफट आप लोग लिखते चलिए, अब फिर हम आगे देखते हैं। अगर आप जल्दी जल्दी नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो को पॉज करिए, फिर उसके बाद लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर के क्वेश्चंस को। 16 नंबर का है 1/a² प्लस x² dx, ठीक है। तो इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a। देखिए जब 10 में होगा तो प्लस में होगा, और अगर यही काट में होगा तो माइनस में जाएगा, यानी कि -1/a काट इनवर्स x/a। तो ये 16 नंबर का था। अब देख लेते हैं 17 नंबर का। 17 नंबर का है इंटीग्रेशन 1/x √x² - a², ठीक है। तो इसका होता है 1/a सेक इनवर्स x/a। तो जब सेक में है तो प्लस में है, और अगर इसको आप कोसेक में लिखेंगे तो -1/a कोसेक इनवर्स x/a, ठीक है। ये सब कहाँ से आते हैं प्लस और माइनस, तो ये जब आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़े होंगे तो वहीं से ये सब चीज़ें हैं, वहीं से ये चीज़ें प्रूफ की गई हैं। चूँकि हम लोगों को इसको प्रूफ नहीं करना है क्योंकि हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़े हैं, ठीक है ना। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में हम लोगों को इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको केवल अप्लाई करने हैं। ये सब चीज़ें हम लोग इंटरमीडिएट तक ही पढ़ते हैं कि इसको कैसे सिद्ध किया जाता है कि वो इसका फार्मूला यही आता है, ये सब चीज़ें। लेकिन यहाँ पे हम लोग डिप्लोमा में इसको सिद्ध नहीं करेंगे, इसको केवल अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग इसके ज़्यादा डिप में नहीं जा रहे हैं, केवल यही जानना है कि बस इसका फार्मूला क्या होता है, बस यही सब चीज़ें। चलिए, तो ये कुछ बेसिक फार्मूले थे। अब कुछ और भी हैं इनके बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में, उनको देख लेते हैं। देखिए जैसे हैं कि अगर कई फलनों का योगफल हो, चाहे कई फलनों का
अंतर हो और उनका हमको इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे होगा। मान लीजिए यहाँ पे f1x फिर प्लस माइनस f2x फिर प्लस माइनस f3x ऐसे डॉट डॉट करके हमको दिया गया है, ठीक है। और इसका हमको करना है इंटीग्रेशन। तो देखिए जब बहुत सारे फलों का योगफल चाहे अंतर दिया गया रहता है और उसका इंटीग्रेशन करना रहता है तो ये जो इंटीग्रेशन होता है ना वो प्रत्येक टर्म का इंटीग्रेशन करने के बाद उनको जोड़ या घटा लेते हैं, वही उनका इंटीग्रेशन होता है। मतलब क्या है कि ये जो इंटीग्रेशन है वो सबके पास चला जाता है। अगर प्लस या माइनस उनके बीच में है तो इनका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन f1x dx फिर प्लस माइनस इंटीग्रेशन f2x dx फिर प्लस माइनस इंटीग्रेशन f3x dx और ऐसे प्लस माइनस आगे बढ़ता जाएगा। आया बात समझ में। मतलब अगर हमको साइन x प्लस एक्स स्क्वायर अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे इंटीग्रेशन होगा, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये दोनों का होगा। कैसे होगा, तो ये इंटीग्रेशन दोनों के पास चला जाएगा तो इंटीग्रेशन साइन x dx और फिर प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब साइन x का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस x और फिर प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x पे घाते 3/3 और फिर प्लस c, यानी कि इसका इंटीग्रेशन यही होगा, ठीक है ना। तो वही अगर कई फलन है और वो योगफल में चाहे अंतर में है तो उनका इंटीग्रेशन करना होगा तो इंटीग्रेशन प्रत्येक के पास चला जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये 18 नंबर। अब 19 नंबर का भी वही था कि अगर दो फलन है, एक अचर है और एक चर है, जैसा कि ऊपर तो हम लिखवा ही चुके थे। जैसे यहाँ पे k है और यहाँ पे हमारे पास fx कोई फलन है, ठीक है ना। तो देखिए अगर अचर फलन और एक दिया गया फलन इनका इंटीग्रेशन करना होगा तो इनका इंटीग्रेशन कैसे होता है, तो ये जो अचर फलन होता है ना ये बाहर हो जाता है और ये जो हमारा चर फलन होता है ये इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हो 5 साइन x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक ना। तो अब जरा देखिए ये जो हैं इनमें दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक तो 5 जो कि अचर है और साइन x जो कि चर वाला फलन है, ठीक है ना। तो जब इनका गुणनफल होता है चर और अचर का और उनका इंटीग्रेशन करना होता है तो जो अचर पद होता है वो बाहर आ जाता है, यानी कि जो 5 है वो बाहर आ जाएगा और जो हमारा चर है इसी का केवल इंटीग्रेशन होगा, यानी कि साइन x dx। और ये साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस x हो जाएगा और फिर प्लस c, अर्थात ये हो जाएगा -5 कॉस x प्लस c, इसका इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। तो ये होता है। अब ये हो गया। अब देखिए कुछ और भी हैं, जैसे यहाँ पे देखिए दो फलनों का योगफल और अंतर वाला हो गया और एक चर और एक अचर का गुणनफल वाला हो गया। अगर दो चर हो और उनका क्या हो, दोनों का गुणनफल हो, या फिर दो चर हो और उन दोनों को में क्या हो, भागफल में हो, ठीक है ना। तो वो कैसे होंगे, तो देखिए उनके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे जो उसमें होता है खंडशः समाकलन द्वारा। खंडशः समाकलन में ही बताया गया है कि अगर दो फलन गुणनफल में है और चाहे दो फलन भागफल में है तो उनका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ठीक है ना। तो जब वो मिलेगा तब हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल के लिए अगर आपको अच्छे से समाकलन पढ़ने हैं तो अभी तक हम लोगों ने जितने फार्मूले पे चर्चा किया है उनको आप कंठस्थ कर लीजिए। अब अगले लेक्चर में हम पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे, ठीक है। धन्यवाद।